तो हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। हम लोग PYQs की सीरीज़ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो उसमें पूरे 10 साल के जो PYQs हैं, लास्ट 10 ईयर्स के PYQs हम लोग करने वाले हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, ये पार्ट 3 है। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर पुराने वीडियोस में जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 3 में बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये टॉप 10 PYQ सीरीज़ चल रही है। 10-10 क्वेश्चन पर वीडियो करके हम सारे 10 साल के टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs को ख़त्म कर रहे हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, पार्ट 3 है टीचिंग एप्टीट्यूड का। मैं हूं मिस्टर लोकेश टेलवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए आगे बात करते हैं। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन पहले वीडियो में और 11 से 20 तक सेकेंड वीडियो में। अब 21 से 30 तक अपना थर्ड वीडियो में जाएगा। अब देखिए इसके अंदर, द डेवलपमेंट ऑफ मूक फॉर अंडर ग्रेजुएट डिसिप्लिन हैज़ बीन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कोऑर्डिनेट्स। मूक्स में अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, स्वयं प्रभा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर जो है अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्स कौन डालता है, ये आपको बताना है। तो अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्स डालता है कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। कैसे पता पड़ रहा है सर? यहाँ देखिए आप आंसर में, ये आपके पूरे जितने 9 कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं है, याद रखिएगा। मूक्स में स्वयं में 9 कोऑर्डिनेटर है, 9 की लिस्ट ले आया हूँ। देखो ये सारे 9 हैं। पहला है AICTE। AICTE क्या करता है? ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्किल कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज बनाता है। NPTEL भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कोर्सेज बनाता है। UGC जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट PG के MA MCOM ऐसे करके MSc वगैरह के कोर्सेज बनाता है। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज बनाता है। NCERT जो है वो स्कूल एजुकेशन के कोर्सेज बनाती है। NIOS जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये स्कूल एजुकेशन 9 से 12 तक की ओपन स्कूलिंग की एजुकेशन के वीडियो बनाते हैं। IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर मैनेजमेंट के कोर्सेज बनाते हैं। NITTR टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की फैकल्टी डेवलपमेंट कोर्सेज बनाते हैं। IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग बनाती है। आउट ऑफ स्कूल लर्नर्स, स्कूल के बाहर के लर्नर्स के लिए ओपन स्कूलिंग वाला काम इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी करती है। यहाँ पे भी मैंने सेम बातें लिख रखी है, आपको याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। इजी मेमोरी ट्रिक है ये, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या गया? कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द केस ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के केस में कौन सी चीज़ें करेक्ट है? तो देखिए LMS एक सॉफ्टवेयर है। क्या LMS एक सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल सही बात है, सॉफ्टवेयर है। LMS कैन बी यूज फॉर वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप। LMS क्या यूज़ किया जाता है? वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप के लिए, ठीक है। LMS इज हार्डवेयर, नहीं हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है। LMS कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन क्विजेज, सही है। LMS कैन बी यूज फॉर मेकिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, नहीं, ये खुद एक वेबसाइट की तरह होता है। तो ये वेबसाइट कैसे बना सकता है फर्दर? ये कोई स्क्रिप्ट या पेज थोड़ना है। अब देखिए तो इसका आंसर क्या गया? A, B एंड D। तो A, B एंड D कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। तो C इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ये देखिए। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज टू क्रिएट, डिलीवर, मैनेजमेंट, ट्रैक एंड एवेल्युएट लर्निंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ब्रीफली अगर एक्सप्लेन करूँ तो कंटेंट डिलीवरी में काम आता है, कोर्स मैनेजमेंट में काम आता है, असेसमेंट में काम आता है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस में काम आता है, कम्युनिकेशन के अंदर काम आता है। एग्जाम्पल ऑफ LMS अगर देखें तो मूडल एक एग्जाम्पल है, गूगल क्लासरूम, कैनवास, ब्लैक बोर्ड, स्वयं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? LMS के पार्ट हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वाइल डिजाइनिंग असेसमेंट टीचर मस्ट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अब देखिए जब हम पढ़ाते हैं, कुछ भी हम असेस कर रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग असेसमेंट में क्या बोल रहा है कि असेसमेंट किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए? असेसमेंट इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चे को समझ आया कि नहीं आया, लर्निंग आउटकम पे बेस होना चाहिए मेरा असेसमेंट। तो आंसर इसका जाएगा लर्निंग आउटकम, ठीक है। आगे देखिए,
आंसर डी लर्निंग आउटकम। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन आउटकम बेस्ड एजुकेशन द एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज सेंटर्ड अराउंड व्हाट learner should know, understand and be able to do after completing a course. Therefore, while designing assessment, a teacher must focus on learning outcome because assessment should be measure whether the intent outcome have been initiated, have been achieved. अब मेरी बात सुनिए, हर क्वेश्चन के बाद है ना वीडियो पॉज कर लिया कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 24 आया, वीडियो पॉज कर लो, देख लो, उसके बाद जब मैं आपको आंसर दिखाऊं तो आप पहले से लिख के रखना आपने क्या आंसर सोचा था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज फॉर ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग। ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। प्रोजेक्टर नहीं चलता, पावर पॉइंट नहीं चलता, LMS नहीं चलता, ये तीनों तो मॉडर्न में चलता है। फिजिकल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर। आई होप क्लियर होगा, यह आंसर आ गया। फिजिकल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द स्टैच्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इन द कंट्री इज। टीचर क्वालिटी, टीचिंग की क्वालिटी को मेंटेन करने का काम कौन करता है? NCTE। कौन करता है? NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज द स्टैच्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एजुकेशन इन इंडिया। याद रखेंगे आप लोग। BEd DLED वगैरह होता है ना, और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जितने भी टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज है उसको कौन मेंटेन कर रहा है? NCTE कर रहा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन ले रहे हैं 26, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन की, लिस्ट सेकंड है नेचर ऑफ कोर्सेज फॉर मूक्स। कौन सा किससे मैच हो रहा है ये आपको देखना है। CEC किससे मैच हो रहा है? ये रहा, मेरे को पता पड़ गया सेकंड से। ये रहा अंडर ग्रेजुएशन कोर्स अभी बताया था, CEC। इग्नू क्या करता है? आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इग्नू, तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट। NIOS क्या करता है? स्कूल एजुकेशन की बात करता है, तो ये हो गया फोर्थ। NITTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करता है, ये हो गया थर्ड। अब सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, ये बन गया आंसर नंबर अपना बी अपना आंसर आ गया। अब देखिए आगे, ये रहा अपना करेक्ट आंसर कौन सा है? बी। ये अपन ने मैच भी कर रखा है। CEC अंडर ग्रेजुएट, इग्नू आउट ऑफ स्कूल, NIOS स्कूल एजुकेशन, NITTR टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और माइंड टूल। अब देखिए यहाँ पे ही मैं रुक जाऊंगा। इसने बोला ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन माइंड टूल, अगर मैं इसको आगे नहीं भी पढ़ूँ तो भी मैं आंसर कर सकता हूँ, पर चलो मैं पढ़ लेता हूँ। knowledge organization that can help learner interpret, represent or organize information by making a graphic in cooperation with others। अब कुल मिला के बात पता है क्या है? कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि इसमें से आपको निकालना है कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर या माइंड मैपिंग टूल कौन सा है इन चारों में से। तो देखो डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग का तरीका है, ये नहीं है माइंड मैपिंग। जेस्चरल प्रॉम्प्ट से एक जेस्चर के द्वारा कम्युनिकेशन का तरीका, ये भी नहीं है। हाइपर मीडिया जो है बहुत सारे मीडिया को एक साथ लिंक करना, ये भी नहीं है। तो क्या रह गया? कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है केवल वही क्या है अपना, वो क्या है अपना ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का काम करता है। अब देखिए आंसर ये आ गया, कॉन्सेप्ट मैपिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है? कॉन्सेप्ट मैपिंग इज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर माइंड टूल यूज फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग। It help learner interpret, represent, organize, collaborate with others। याद रहेगा। Why others are incorrect? डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चनिंग टेक्निक थी, तो उसको क्यों लेंगे माइंड मैपिंग में या ग्राफिकल टूल में? जेस्चरल प्रॉम्प्ट क्या? इंस्ट्रक्शन क्यूज यूजिंग जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स की मदद से आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो क्या है? जेस्चरल प्रॉम्प्ट्स है। वो कोई नॉट अ माइंड टूल, वो माइंड टूल थोड़ा है। हाइपर मीडिया क्या है? मल्टीमीडिया लिंक थ्रू डिजिटल सिस्टम, नॉट स्पेसिफिकली अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। तो कोई ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर तो नहीं है। हाइपर मीडिया तो बहुत सारे मीडिया को कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस किस किस चीज़ों में है इनमें से? तो देखिए एम्पैथी जब हम रखते हैं तो क्या वो पर्सनल कॉम्पिटेंस है? हम किसी से बात कर रहे हैं, हम एम्पैथिकली बात कर रहे हैं, हम उसकी बात समझ रहे हैं, हाँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत गंदा हुआ तेरे साथ,
उसको एम्पैथी दे रहे हैं, तो क्या ये पर्सनल कॉम्पिटेंस के अंदर आता है? नहीं, ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं करता। मोटिवेशन, यस मेरे अंदर से आता है, मोटिवेशन मेरा पार्ट है। सोशल स्किल सोसाइटी को दिखाने के लिए करते हो, पर्सनल में नहीं आता। सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल आता है, सेल्फ रेगुलेशन भी आता है। तो करेक्ट आंसर है BDNE। BDNE कहाँ जा रहा है? ये रहा, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम आ जाए कमेंट कर लो, पूछ लो, फ़ोन कर लो, पूछ लो, मैसेज कर लो, पूछ लो। आंसर सी, BDNE ओनली इसका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ देखो लिख भी रखा है, पर्सनल कंपटीशन में मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन आता है। सोशल कॉम्पिटेंस में एम्पैथी एंड सोशल स्किल आती है, याद रख लेना ये बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू NIRF। NIRF के अकॉर्डिंगली कौन सा इसमें से पैरामीटर नहीं है रैंकिंग का? तो याद रखिएगा, केवल एंड केवल कैंपस प्लेसमेंट जो है वो NIRF की रैंकिंग का पार्ट नहीं है। देखो NIRF आपको पता है कॉलेजेस को रैंकिंग देती है, A+ कॉलेज है, B कॉलेज है, C कॉलेज है, B+ कॉलेज है, ये रैंकिंग दी जाती है। अब रैंकिंग जो देने का काम है NIRF का, यहाँ तक समझ में आ गया। अब रैंकिंग के कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होंगे, भाई A+ किसी को दे रही है तो क्यों दे रही है, उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। B+ किसी को दे रही है, क्यों दे रही है, उसका क्राइटेरिया होगा। तो क्राइटेरिया में क्या चीज़ नहीं आती है वो अपन को बतानी है। तो कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो याद रखना केवल और केवल एक चीज़ है, वो है कैंपस प्लेसमेंट जो है क्राइटेरिया में नहीं आता। ये सब चीज़ें क्राइटेरिया के अंदर आती हैं। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ा देता हूं आपको। देखिए आंसर क्या है, कैंपस प्लेसमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या, अकॉर्डिंग टू NIRF द मेजर रैंकिंग पैरामीटर्स आर टीचर लर्निंग रिसोर्सेज, ये मेजर पैरामीटर है। रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये भी है। ग्रेजुएशन के आउटकम क्या है, वो भी है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, आप इंडस्ट्री से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये भी आता है। परसेप्शन PR क्या है आपका सोसाइटी में, वो भी जुड़ा हुआ है। इन सब से रैंकिंग बनती है। कैंपस प्लेसमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट NIRF पैरामीटर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन द लर्निंग ऑफ टीचर, देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन देयर एजुकेशन। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा रुक रुक के पढ़ा करो जब भी लंबे लंबे सेंटेंस आए। कह रहा है द लर्निंग ऑफ टीचर, देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी मैं टीचर हूँ, मेरी खुद की लर्निंग और मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सही बात है, यानी जितना ज़्यादा मैं पढ़ूंगा उतना ही ज़्यादा मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट। एंड द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की लर्निंग, देयर एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन, आर इनविटेबली कंप्लीमेंट्री एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। मतलब अगर आपका टीचर पढ़ा लिखा है तो वो आपको बच्चे को अच्छे से ज्ञान दे सकता है, अच्छे से पढ़ा सकता है, लर्निंग आउटकम बेटर कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, एकदम ट्रू है ये। तो मतलब पहला तो स्टेटमेंट भैया अपन सेटिस्फाइड है, एकदम ट्रू है। अब देखिए स्टेटमेंट सेकंड की बात करते, क्या बोल रहा है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल, इंटर नहीं, इंटर मतलब दो लोगों में बातचीत, इंट्रा मतलब खुद में बातचीत, अपने आप में। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस डज नॉट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनर वर्ल्ड, इमोशन, थॉट्स, डेवलपिंग द एबिलिटी टू कंट्रोल। एक बात बताओ, कोई आदमी एकांत में शांत क्यों बैठता है? ताकि वो खुद से बातें कर सके, खुद को समझा सके कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ, ये करना है, ये चीज़ें करनी चाहिए, गलत छोड़ना चाहिए, खुद को समझा सके। वो कैसे करता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करता है खुद के साथ। अब ये कह रहा है कि इंट्रापर्सनल में ये जो खुद के साथ बातें करना है ना, ये इन्वॉल्व ही नहीं है। ऐसा थोड़ा ना होता है, यही तो इन्वॉल्व है। तो मतलब स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ये आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर जाएगा। देखिए आंसर नंबर सी ये जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है, कोर्स की डिटेल चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है, वहाँ पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको हमारे कोर्सेज की डिटेल प्रोवाइड कर देगी। अभी बहुत सारे हैवी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, आप लेना चाहते हैं कोर्स तो ले सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।